हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम यूपी टेट के ईवीएस के 25 प्रश्न देखने वाले हैं इस क्लास में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। तो रैपिड फायर तरीके से देखेंगे किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्नों का पैटर्न देखिए, फैक्ट आधारित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, निवेदन बस इतना ही करते हैं आपसे। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है इसमें कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बात प्रोजेक्ट टाइगर की जा रही है। ए ऑप्शन 1965 में, बी ऑप्शन 1973 में, और सी ऑप्शन कह रहा है कि 1980 में, और डी ऑप्शन 1985 में। तो आप सब जान जाइए कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था 1973 में। इतना आप नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। ठीक ना। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी होगा, बेरी बेरी होगा, रिकेट्स होगा, एनीमिया होगा। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए तो यहाँ पर नोट करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और बात करें विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। यह भी आप लोग नोट करेंगे, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं किया जाता यहाँ पर। चलिए आगे तुरंत आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। क्योंकि चिपको आंदोलन कई बार यूपी टेट में पैटर्न बदलकर पूछा गया। बिल्कुल, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके चिपको आंदोलन को बार बार उठाया गया है। आपको बताना है किस राज्य से यह प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या बिहार। फटाक से बताइए। तो आप सब नोट करिए कि चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वह हुआ था उत्तराखंड से। और मुख्य प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए सुंदरलाल बहुगुणा, ये आप जानते रहिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में फिर से आ सकता है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या कौन सा कृष्णा डेल्टा। चले प्रश्न संख्या 4, फटाक से बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ पर नोट करिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह डेल्टा मुख्य रूप से कहाँ पर बनता है, आप जान जाइए कि पश्चिम बंगाल में यह डेल्टा बनता है। ठीक ना। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। बात रेड डाटा बुक की जा रही है। ए ऑप्शन खनिज पदार्थ से, बी ऑप्शन लुप्तप्राय प्रजातियां से, सी ऑप्शन नदियों से, या डी ऑप्शन जनसंख्या आंकड़े से। तो रेड डाटा बुक जो होता है, आप इसको जान जाइए कि यह जनसंख्या आंकड़े से नहीं संबंधित है, ना ही नदियों से और ना ही खनिज पदार्थ से। इसका संबंध जो है वह है हमारा लुप्तप्राय प्रजातियों से, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, पिछली क्लासेज को जरूर देखिए एक बार। ठीक ना। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ए ऑप्शन कह रहा है हृदय में, बी ऑप्शन फेफड़े में, सी ऑप्शन गुर्दे में, और डी ऑप्शन यकृत में। हमने आपको बता दिया है पिछली क्लासेज में कि सबसे टफ जो होने वाला है प्राथमिक स्तर का पेपर में वो होगा हमारा ईवीएस, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। ईवीएस तो अलग से है ही, हमें संविधान भी पढ़ना होगा, यूपी जीके भी पढ़ना होगा, कुछ पार्ट विज्ञान के भी पढ़ने होंगे। इसलिए यह जो ईवीएस है सबसे टफ माना जाता है। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर में अच्छा स्कोर यहाँ से नहीं पाएंगे आप। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इसका उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर गुर्दे में जो होता है, मानव का रक्त जो होता है ये इसका शुद्धिकरण होता है। गुर्दे को ही किडनी कहा जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
जिसकी किडनी खराब होती है उसका रक्त शुद्ध नहीं होता, इसीलिए डायलिसिस किया जाता है ना, तभी तो उसका रक्त जो है शुद्ध होता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम में, मुंबई में, चेरापूंजी में, कोलकाता में? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर सही, इसको बताइए। कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है और यह स्थान किस राज्य में स्थित है? दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। फटाक से बताइए, पहले इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए, ए बी सी डी जो भी लग रहा हो आपको उत्तर, फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे। देखिए, कमेंट करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए, तो बिल्कुल सही। जो लोग चेरा पूंजी बता रहे हैं भाई साहब, ये पहले था चेरा पूंजी। कई किताबों में पिछले सालों में मैंने भी देखा था कि चेरा पूंजी लिखा था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ चेरा पूंजी में अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मौसिन राम में अब सबसे अधिक बारिश होने लगी है। इसलिए यहाँ पर ये नोट करेंगे, चेरा पूंजी और मौसिन राम दोनों का दोनों स्थान जो है ये मेघालय राज्य में है, ये भी आप जानते रहेंगे। ठीक है ना, मेघालय में है दोनों, लेकिन वर्तमान में चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी नहीं है, वर्तमान में अब मासिन राम हो चुका है। इसको आप नोट करेंगे, ए वाला ऑप्शन सही होगा। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे आइए। हरित क्रांति का संबंध किससे? ये तो पढ़ने पर ही समझ में आ रहा है। दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, कपास उत्पादन से या मत्स्य पालन से? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि दुग्ध उत्पादन से जो क्रांति हुई थी वो थी श्वेत क्रांति। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फसलों से संबंधित होगा। ये हमारा हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। नोट करिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। मात्र 20 मिनट में हम आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे, 25 प्रश्न। ठीक है ना, चलिए। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अपारंपरिक है ऊर्जा है, या पारंपरिक ऊर्जा है, या परमाणु ऊर्जा है, या जैव ऊर्जा है? कौन सा होगा हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर? बताइए। सौर ऊर्जा आपको पता होना चाहिए कि यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, सबसे बेस्ट उपाय यही है आज के समय में। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। उत्तर नोट करिए, यह अपारंपरिक ऊर्जा है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? आपको बताना होगा, क्योंकि प्रश्न आपके पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेदों का की जा रहा है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 48 ए होगा, या अनुच्छेद 19 होगा, या अनुच्छेद 32 होगा? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 10। तो आप लोग नोट करेंगे, अनुच्छेद 21 में सबसे पहले क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, ये आप जानते रहेंगे अनुच्छेद 21 ए में। और यहाँ पर अनुच्छेद 32 एक दिया गया डी ऑप्शन में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है, ये आप जानते रहेंगे। और इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था यह संविधान की आत्मा है। और रही बात पर्यावरण किस में उल्लेख किया गया, तो पर्यावरण का उल्लेख अनुच्छेद 48 ए में किया गया है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? मगरमच्छ है, मेढक है, छिपकली है, कछुआ है? बताइए, प्रश्न संख्या 11। चलिए, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? तो आपको उभयचर का मतलब पता चला, जो पानी पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, धरती पर भी रहता हो। तो यहाँ पर इकलौता हुआ है मेढक। आपको पता है मेढक जमीन पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ये रहा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट। बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? न्यूटन ने, जोसेफ प्रिस्टली ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये आप जानते होंगे। आइंस्टीन ने क्या किया था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली साहब ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
बिल्कुल सही। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको भी डेली इस प्रकार की क्लास चाहिए तो पढ़िए, आज ही हमारे साथ जुड़िए, ठीक ना? क्योंकि समय आपका बहुत ही बहुमूल्य है, कहीं पर भी जाइए अच्छे तरीके से पढ़िए, बस यही हम चाहते हैं, ठीक है ना? चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल सही, चलिए। भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में? फटाक से बताइए, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? बिल्कुल सही। यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। यह पहले स्टार्टिंग में 1872 ईस्वी में जब स्टार्टिंग हुई थी जनगणना की हमारे भारत में, तो हर वर्ष की जाते थे। लेकिन 1881 ईस्वी में फिर से नियम बनाया गया कि इसको अब 10 वर्ष पर एक बार की जाएगी, ठीक ना? हमारा न्यू पुराना जो जनगणना हुआ था 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन हमारी सरकार जनगणना के नाम पर कुछ भी नहीं कर पाई, ठीक? तो चलिए नोट कर लीजिए कि प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे भारत में जनगणना होती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिलहाल इस समय तो ये नियम पालन नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जल ही जीवन है का संबंध किस संसाधन से? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम सरल भी है भाई साहब। जब जल ही जीवन है तो जल से ही संबंध होगा ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर जो है खनिज कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, चांदी? चलिए, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? प्रश्न संख्या 15। फटाक से कमेंट करिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग लोहा बता रहे हैं भाई साहब, लोहा नहीं है हमारा, हीरा जो है ये हमारा पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज माना जाता है। कठोर खनिज, हार्ड खनिज माना जाता है, ठीक है? चलिए, बिल्कुल हीरा होगा, हीरा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे या अंकुरण कहेंगे? फटाक से बताइए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या अंकुरण? प्रश्न संख्या 16। चले, कमेंट करते रहिए। आप सब लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग बाद में देखेंगे, सब लोग कमेंट करते रहेंगे। कमेंट करने का फायदा होता है, आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। देखिए, कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर गलत है या सही। मान लीजिए आपने उत्तर गलत दे दिया ना, तो जब हम आपको उत्तर बताएंगे तो फिर कभी उस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, चाहे जहां पर भी हो आप, ठीक? तो यही फ़ायदा होता है। सही कर रहे हैं तो मान लीजिए सही है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हमारा इतना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक ना? चलिए, बात करेंगे जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर कुछ लोग उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसे हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का कार्य सूर्य की रोशनी में होता है, ये आप जानते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? मलेरिया उन्मूलन है, पोलियो उन्मूलन है, डेंगू नियंत्रण है, टीबी नियंत्रण है? बताइए, पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य। प्रश्न संख्या 17। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर पल्स पोलियो का जो उद्देश्य होता है वह होता है हमारा पोलियो उन्मूलन के लिए। पोलियो उन्मूलन के लिए पिया जाता है ना, बिल्कुल सही। पोलियो अभियान चलाया जाता है पोलियो के लिए, ठीक? तो यहाँ पर नोट करिए, हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन है, प्राकृतिक गैस है? चलिए, बात अक्षय संसाधन की जा रही है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, अक्षय संसाधन जो है वो हो जाएगा हमारा पवन, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक ना? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो आप जानते होंगे, हाथी, शेर, बाघ, गैंडा? फटाक से बता दीजिए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग शेर बताना, शेर नहीं भाई साहब, बाघ है हमारा, ठीक ना? सी वाला ऑप्शन सही होगा। हमारा भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ होता है। ये प्रश्न टफ है, अब आप इसका उत्तर बताएंगे हमें। चले, भूजल किस परत में पाया जाता है? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या समताप मंडल में? चलिए, भूजल किस परत में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 20। चलिए,
काफ़ी लोग गलती करेंगे अब यहाँ पर। देखिए, कुछ लोग गलती करने लगे। देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग हो गया उत्तर का। यहाँ पर भाई साहब जलमंडल नहीं होगा, बी वालों आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगर बात भूजल की जाएगी किस परत में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्थल मंडल में। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक ना? बिल्कुल। अ, अगर देखिए 20 प्रश्न हो गए, लगभग हम अभी आपको लगभग 12 से 13 मिनट हुआ होगा, 20 प्रश्न आपको करा दिए हैं। इसी प्रकार से हम ईबीएस की सुपर फास्ट क्लासेस लाते हैं, जब भी लाते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अदर सब्जेक्टों की भी क्लास चल रही है, चाहे हिंदी हो चाहे सीडीपी हो, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आज ही जुड़िए हमारे चैनल से और विजिट करिए हमारे यूपी टेट क्लासेज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर। ठीक ना? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संतुलित आहार में मुख्यतः क्या शामिल होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, केवल प्रोटीन होता है, पोषक जो तत्व होते हैं उचित मात्रा में वो होंगे, या केवल वसा होगा? चलिए, संतुलित आहार में देखिए, जब संतुलित आहार की बात की जा रही है तो केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी पोषक तत्व जो होंगे उचित मात्रा में, वही तो हमारा संतुलित आहार होंगे ना। ठीक, बिल्कुल यही होंगे हमारे संतुलित आहार। आप लोग नोट करिएगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए, ओजोन परत किस गैस से बनी है, ये आपको बताना है। CO2 से, या O3 से, N2 से, H2 से, बताइए। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पेपर में मिल गए ना, तो यकीन मानिए आप आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देंगे। ठीक, चलिए, बात ओजोन परत किस गैस से बनी है ये आपको बताना है, तो नोट करिएगा, O3 से बना है हमारा ओजोन परत। ठीक, बिल्कुल, O3 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में? चलिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, चलिए, बिल्कुल सही। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो हुई थी, वह हुआ था 2014 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक ना? चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। आपको कैसी लगी ईवीएस की यह क्लास ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईवीएस में कम समय लगे और पढ़ाई अधिक किया जाए। बाकी हिंदी डेली 50 प्रश्न कराया जा रहा है, और सीडीपी डेली 50 प्रश्न कराया ही जा रहा है। तैयार हो जाइए, अब आपके लिए डेली जो है ईवीएस भी 50 प्रश्न होने वाला है। ठीक, चलें, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न आज की क्लास में सही हुए। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा, टोटल प्रश्न कितने सही हुए। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ, और एक बेहतरीन क्लास करेंगे कल से फिर। ठीक ना? चलिए, धन्यवाद।